शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। तीनों पार्टियों के लीडर कल पहली मर्तबा गवर्नर से ये मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त तलब किया गया है। उधर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से मुतालिक मुसविदा तीनों पार्टियों के सदूर को भेजा जा चुका है। 17 नवंबर को शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कल हमारी 3 पार्टी की बैठक में ये तय हुआ था कि महाराष्ट्र में पूरी तरह से प्रशासन ठप हो गया है। किसानों को मदद का ऐलान तो हुआ, लेकिन प्रशासन कोई मदद नहीं पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री सहायता निधि से मरीजों को मदद देनी है, कक्ष बंद पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, प्रशासन ठप है। राज्यपाल महोदय से समय लिया जाए। कल 3 बजे का समय उन्होंने दिया है। हम उनसे विनती करने जाएंगे कि जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से महाराष्ट्र में ठप है, उसे वे चुस्त दुरुस्त करें। किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, मरीज हो, सबको जो मदद मिलनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय उसे ठीक करने का काम करें। इस मांग को लेके हम राज्यपाल महोदय से कल मिलेंगे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, अपने नेताओं को भेजा है। दिल्ली में पवार साहब, एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता बैठेंगे। अगर सहमति कांग्रेस में बन गई कि वे सरकार में शामिल होंगे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। हम जो राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं, वो प्रशासन को ठप जो हो गया है उसे चुस्त दुरुस्त करने की मांग को लेके मिलने वाले हैं। आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, उसमें ये भी है कि 5% जो आरक्षण है मुसलमानों को दिया जाए। हम ये जो कुछ है हमने सहमति बनाई। आरक्षण को लेके जब हम विधानसभा में मांग कर रहे थे, शिवसेना हमारे मांग के साथ खड़ी थी। शिवसेना की वचननामे में चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। हमें लगता है कि हमने सारी सहमति बना ली है और जो कार्यक्रम बना है वो सारे नेताओं के पास भेजा गया है और सारे नेता उसमें जब निर्णय ले लेंगे, कांग्रेस एनसीपी के लोग, तब बातें आगे बढ़ेगी। नहीं, अभी मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, उस पर मुझे मालूम भी नहीं। और आगे सब कुछ होने वाला है वो दिल्ली में होने वाला है। हमारे वरिष्ठ नेताओं एकत्र बैठने वाले, वहाँ चर्चा होगी, वहाँ डिसीजन होगा। सर, बीजेपी जिस तरह से कह रही कि हमारी ही सरकार आएगी और महाराष्ट्र में भाजपा ही स्थिर सरकार देगी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, बीजेपी तो हमेशा कहती है 220 होने वाले थे, क्या हो गया उनका। उन्होंने जो भविष्य वो बता रहे हैं, वो भविष्य जो उनको बताता है वो अच्छा देखने चाहिए, अच्छा भविष्य वाला। एस्ट्रोलॉजिस्ट अच्छा देखना चाहिए उन्होंने। बेमौसम की बारिश की वजह से विदर्भ में फसलें खराब हो चुकी हैं। खराब फसलों का मुआयना करने और किसानों के मसाइल जानने के लिए एनसीपी सदर शरद पवार विदर्भ के 2 रोजा दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन भी शरद पवार ने ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो चुकी संतरे, कपास, सोयाबीन, धान जैसी फसलों का जायजा लिया। दौरे के इख्तिताम पर पवार ने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से खिताब में शरद पवार ने कहा कि विदर्भ में बेमौसम बारिश ने सभी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसी को लेकर विदर्भ का किसान परेशान है। धान बघितल्याच्या नंतरच्या धानामध्ये दाणाच भरला नाही। तांदूळ, राईस, त्याच्यामध्ये जो दाणा यायला पाहिजे तोच त्याच्यामध्ये नाही, सीडच नाही त्याच्यामध्ये। आणि कपाशीच्या बाबतीत सुद्धा चीज झालेली आहे। एक कपाशीच्या झाडाची वाढ चांगली झाली, पण त्या वाढीच्या प्रमाणात त्याला बोंड यायला पाहिजे। साधारणतः 40 ते 60 अगदी 80पर्यंत सुद्धा, पण ती 5, 10, 15 याच्यापेक्षा जास्त दिसत नाहीत। आणि जे आहेत त्याची उपयुक्तता नाही, त्याचा माल हा कोणी बाजारातसुद्धा घेणार नाही अशा प्रकारचा। आणि त्यामुळं पगाची घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा फार मोठी किंमत द्यावी लागते असे चित्र या ठिकाणी दिसते। महाराष्ट्र में सदराज का निफाज हो गया है और ऐसे में तमाम तर इख्तियारात महाराष्ट्र के गवर्नर के जेर मातहत आगे हैं। और सदर राज के निफाज ने जहां दीगर सरकारी महकमों को असरअंदाज किया, वहीं अक़लियती सरकारी इदारों के कामकाज पे मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारे मुंबई से रिपोर्टर मोहिउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। दस्तूर हिंद के आर्टिकल 356 के तहत महाराष्ट्र में सदर राज का निफाज अमल में आ गया है। इंतखाबी नतायज के ऐलान को 20 रोज से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही है। लोग अपने कामों के लिए रियासत महाराष्ट्र के इंतजामी सरगर्मी के मरकज मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं।
अभी हमारा इलेक्शन, मैं मुतवली कैटेगरी से खड़ा था, ये इलेक्शन हो के 3 महीने हुए, हम ना मोमेंट ले सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि हर पावर जो है यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो हैं श्याम तागड़े साहब, उनके हाथों में है। और सेकंड जो है हमारे अनिश शेख साहब, जो एडिशनल चार्जेस हैं, वो तो बेचारे नहीं आए हुए, उनको इतना पूरा डिटेल मालूम नहीं है। तो इस चीज़ का हमारा फैसला क्या होगा? जो लोगों ने हम पे भरोसा करके हमको इलेक्टेड करके दिया है और वो इलेक्शन की वजह से हम जीत पाए हैं और लोगों की खिदमत करने का वादा किया हुआ है, तो वो वादे तो हमारे ऐसे ही चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अक़लियती कमीशन, मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट साहित्य उर्दू अकादमी, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के कामकाज भी गवर्नर राज के निफाज के बाद मुतासिर हैं। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से उम्रे पर ले जाने का था। हमने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से उस वक्त बात किया था, उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा जो निर्णय था, हमने रुबात के लिए बात किया था, महाराष्ट्र भवन जो बनाया जाए मक्के में, उस पर भी जो उस वक्त के हमारे अल्पसंख्यक मंत्री थे विनोद तावड़े जी ने, उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया था। इन पर अभी कोई बात हो नहीं सकती है। दूसरा, कई ऐसे निर्णय हैं जो हाजियों को सुविधाएं देने की हैं, कई खर्चे की बात है जो अभी करने हैं। अब सरकार नहीं होने से हम किससे मंजूरी लेंगे? ये हालात को मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। चूँकि सरकार बननी चाहिए था, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के गवर्नर हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी क़यादत में महाराष्ट्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, अभी तक तो नहीं आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में किसी भी अफसरान को, किसी भी लीडरान को कोई परेशानी नहीं आएगी। मंत्रालय में काबिने वज़रा ऑफिस खाली हो चुके हैं और सदर राज की बदौलत लाल फीताशाही गालिब है। इसके बावजूद कमेटियों के सदूर गवर्नर से बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मजीद 6 महीने तक इसी तरह के हालात बने रहे तो रियासत की आवाम और रियासत को जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि यह सियासी भूचाल कब खत्म होता है और आवाम को राहत कब नसीब होती है। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मुयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद शहर में डेंगू की वबा जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 2 महीनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये मसला अवाम के लिए वबाली जान बनता जा रहा है। इससे अवामी हलकों में बेचैनी और अस्तराब का माहौल देखा जा रहा है। कॉरपोरेशन हुकाम की कोताही के चलते सरकारी एहलकारों को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू और निमोनिया के मरीजों से शहर के तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं। डॉक्टर खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इससे पहले ऐसी संगीन सूरत हाल कभी नहीं थी। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद में डेंगू का कहर, 2.5 महीने में 11 अफराद हलाक। सरकारी अस्पताल में दवाओं की किल्लत, मरीजों में खौफ का माहौल। डेंगू की वबा औरंगाबाद के शहरियान के लिए वबाले जान बनकर आई है। पिछले 2.5 महीनों में 11 लोग हलाक हो चुके हैं। महलूकीन में बच्चे और जवान शामिल हैं। कॉरपोरेशन के हेल्थ शोबे और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इज़्दिहाम है। इस वबा के खौफ से अब अवामी नुमाइंदों का सब्र और तहम्मुल भी खत्म हो रहा है। MIM के को-ऑप्ट मेंबर अबुल हसन हाशमी ने सड़क पर कचरा डालने वाले मुलाजमीन की पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला मजीद गर्मा गया। कचरा मुलाजमीन ने मारपीट के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन फिर यह एहतजाज वापस ले लिया गया। और उसके बाद तो हमारे मैनेजमेंट में यूनुस खान बोलकर है, उनको भी उन्होंने वैसे गला पकड़ के खिच्चम खाच करे और नंगी नंगी गालियाँ करे। तो अब हमारी मांग ये है कि जब तक उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं करती पुलिस स्टेशन और तो कॉरपोरेशन और हमारी कंपनी जब तक हमको डंपिंग को जगह नहीं देती, तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा, हमारा ये काम बंद रहेगा। पूरे शहर में जो है जानलेवा बीमारी फैल गई है। जानलेवा बीमारी फैल गई है। बार बार कंपनी के सुपरवाइजर्स को, कर्मचारियों को बोलने के बाद भी ये कचरा नहीं उठा रहे हैं। तो जो मामला हुआ ये औरंगाबाद शहर में जानलेवा बीमारी ना फैले, इसके डिफेंस में मैंने वो कदम उठाया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत का दावा है कि वो तमाम मुनासिब इक़दाम कर रहे हैं। मिसरवाड़ी, भावसिंहपुरा, हरसोल और भीमनगर इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, क्योंकि इन इलाकों में डेंगू से अमवात ज्यादा हुई हैं। औरंगाबाद की 5 बस्तियों को रेड जोन करार दिया गया। 5 बस्तियों में डेंगू से हुई है अमवात। डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की तादाद है 100, जबकि मुश्तबा मरीजों की तादाद है 111।
पेशेंट पॉजिटिव आता है वो हम हाई रिस्क बोल के डिक्लेयर करते हैं, आजू बाजू आसपास वहाँ का सर्वे कर लेते हैं। ये जो डेंगू मच्छरों की पैदाश है ये घर के पानी में, अच्छे पानी में होती है, तो हर एक ने अपने घर का परिसर साफ सुथरा रखना चाहिए, पानी नहीं रखना चाहिए। बच्चों में पिछले 2 माह से डेंगू जैसी वबा चालू थी, काफ़ी बच्चे परेशान थे, बहुत तेज़ बुखार आना, मतली ख़य होना, सर दर्द होना, और उनका जो बेसिक टेस्ट कराया जाता था डेंगू लाइक बीमारी के लिए तो वो पॉजिटिव आ रहा था। काफ़ी बच्चों के प्लेटलेट कम हो जाते, उसमें से कुछ बच्चे काफ़ी सीरियस भी होने, जिनको फिर कुछ बड़े दवाखानों में, पॉलीक्लिनिक्स में एडमिट करके माशाल्लाह अच्छे हुए। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए दाखिले की गुंजाइश नहीं बची है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों के रिश्तेदारों के लिए डेंगू का इलाज एक मसला बनता जा रहा है। कॉर्पोरेशन ना सफाई पे ध्यान दे रही है और ना इन मरीजों पे कंट्रोल कर पा रही है। घाटी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे एक वार्ड में 25 बेड होते हैं, 25 बेड पे 25 पेशेंट होना चाहिए, जब वहाँ पे 100 पेशेंट्स एक वार्ड में नज़र आए। उसी तरीके से दूसरे हॉस्पिटल का भी मुताला किया गया, उस हॉस्पिटल्स में भी डेंगू और टाइफाइड के पेशेंट्स काफ़ी नज़र आए। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर तवज्जो नहीं दी गई और हंगामी इक़दामात नहीं किए गए तो अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुल्क मुसलमानों ने कबूल तो कर लिया, लेकिन इस पर अदम इत्मीनान का इजहार भी होने लगा है। अदालत के फैसले से मुसलमानों में अब ये एहसास जड़ पकड़ता जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए इस फैसले पर नजरसानी की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नमाज जुमे के बाद शहर के दिगलूर नाके इलाके में PFI के नौजवान सड़कों पर उतर आए। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी कबूल करता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी मानता है कि 1949 में, दिसंबर 1949 में जो मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रखी गई वो भी गैर कानूनी और इलीगल हैं, और उसके साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत वो भी गैर कानूनी है। मगर उसके बाद जब ये फैसला दिया गया कि बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो पूरी की पूरी मंदिर को दे दी जाए, ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। तो इस इंसाफ की बात जो है किसी के समझ में नहीं आ रही है। एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस वर्मा, उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो हो सकता है लेकिन गलतियों से पाक और बेऐब नहीं हो सकता। और हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और इसको रिव्यू करना चाहिए और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इसका फैसला जो है आना चाहिए, वरना इस मुल्क की एक साख पूरी दुनिया में ख़राब हो जाएगी कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नापीद हो गया है और ख़त्म हो गया है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून को सदर जमहूरिया हिंद के दस्तखत के बाद मंजूरी मिल गई है। सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाए जाने की मांग पिछले कई बरसों से महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की जानिब से की जाती रही थी। इसके लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किए गए। काफ़ी दौड़ धूप के बाद अब यह कानून नाफिज हो चुका है और कानून के नाफिज होने के बाद सहाफ़ियों में खुशी देखी जा रही है। इस कानून की मदद से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो कई समस्याएं उनके समक्ष आती है। कोई गुनहगार के रिश्तेदार हमको दोष देते हैं, हमको डराते हैं, हमारी खबर क्यों लिखी ऐसा पूछते हैं। कई बार हम पे हमला हुआ। सरकार ने जो नया कानून बनाया है वो मेरे हिसाब से बहुत एक प्रगतिशील और बहुत अच्छा कदम है। ये कानून आने से उन पर पाबंदी होगी और अच्छी तरह से पत्रकार अपना काम कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति साहब ने इस कानून के पर सम्मति दी है। यकीनन ये सहाफ़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि जो सहाफ़ी फील्ड वर्क में काम करते हैं आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के सहाफ़ियों की हमेशा से मुतालबा रहा था
कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन मिल सके। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़ी हजरात इस कानून का किसी तरह से दुरुपयोग ना करेंगे, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कल्याण के एक स्कूल में यौम इत्फाल मनाने की तैयारियों के दौरान स्कूल के एक सिपाही राकेश की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में राकेश स्कूल की निचली मंजिल पर गया जहां पानी भरा था। इसी पानी में करंट था, ये बात राकेश को मालूम नहीं थी। वो जैसे ही किसी काम से इस पानी में उतरा पहले बिजली करंट की जद में आ गया, वहीं उसकी मौत हो गई। राकेश के अहल खाना ने इसे स्कूल इंतजामिया की लापरवाही करार दिया, जबकि मकामी कॉरपोरेटर ने उसके अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। अकोला में हुसैनी मेमोरियल की जानिब से इस साल इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। इसके लिए तंजीम के दफ्तर पर इफ्तिताह के बाद लोगों की दरख्वास्तें कबूल करने का सिलसिला शुरू हुआ। सिर्फ 2000 रुपये फीस जमा करके कोई भी शख्स शादी की दरख्वास्त दे सकता है। तंजीम के मुताबिक इज्तिमाई शादियों के नज़्म का मकसद अक़लियतों को फजूल खर्ची से बचाना है ताकि वो अपना पैसा तालीम और दीगर ज़रूरी मामलात में खर्च कर सके। बात है कि हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इस साल 17 फरवरी को इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है, जिसके ऑफिस का इफ्तिताह आज यहाँ जनता बाजार अल्ताफ हुसैन कंपनी में किया गया। सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई शादियों में करी जाए और बचे हुए पैसों से अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किया जाए। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार को दी राहत। डीके शिव कुमार की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील मुस्तरद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है जमानत। बेंगलुरु में फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत मुख्तलिफ मसलकों और मकातिब फिक्र के उलमा कराम की हुई कॉन्फ्रेंस। सियासी लीडरों, दानिशवरों, मिल्ली तंजीमों ने मुस्लिम मसाइल पर की बातचीत। गुलबर्गा एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट 22 नवंबर को। एक दहाई पुराना ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्किल। और बेंगलुरु में रूबरू प्रोग्राम का आगाज। खुदूस साहब ईदगाह में 3 दिनों तक जारी रहेगा प्रोग्राम। मुस्लिम समाज में शादी के लिए लड़का लड़की का इंतखाब हुआ आसान। कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। ईडी ने डीके शिव कुमार को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तर्ज अमल पर नाराजगी का इजहार किया। ईडी शिव कुमार की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। डीके शिव कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिव कुमार को जमानत दे रखी है। और वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने नाअहल मेंबरान असेंबली को पार्टी में शामिल कर लिया है। उन्हें ज़िमनी चुनाव के लिए टिकट भी दे दिया। इस सिलसिले में कर्नाटक के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी अखलाकियात की बात करती है, लेकिन उसने कर्नाटक में हुकूमत बनाने और बचाने के लिए अखलाकियात से हट कर काम किया है। और खड़गे से खास बातचीत की न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता ने। के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ है बात करने के लिए। खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, वो सारे विधायक जो है वो अयोग्य है, लेकिन चुनाव लड़ने की इजाजत उनको दे दी गई है और बीजेपी ने उन सभी विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य ठहराया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया और यहाँ पर खास करके बीजेपी के नेता लोग इतने एक जल्दबाजी से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब हुआ तो 1 घंटे 2 घंटे में ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अपना बयान दिया कि उनको हम पार्टी में लेंगे, टिकट देंगे
और टिकट देने के बाद जो जीत जाएंगे उनको मिनिस्टर भी बनाएंगे। तो ये टेम्पटेशन आज जो उनके दिल में सी बात बाहर निकली कि आपको मिनिस्टर देते आओ, यानी लुभा के उनको लिया गया था। तो इसी से जाहिर होता है कि वो नैतिकता की जो बात करते हैं, ऑनेस्टी की जो बात करते हैं और डिसऑनेस्ट मेथड से अपने सरकार को बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये एक रिश्वत ही है ना। जब खुद एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि वो जीत के आने के बाद इमीडिएटली हम उनको मिनिस्टर बनाए, तो ये ऑफर अगर आज ही है तो इससे पहले कितने ऑफर ऐसे दिए होंगे वो। तो ये जो है बीजेपी अपने आप को एक पार्टी ऑफ प्रिंसिपल्स कहती है और मोरालिटी की बात कहती है, लेकिन लोगों को गुमराह कर रही है और संविधान के धज्जे उड़ा रही है, मजाक कर रही है संविधान के साथ। और लोग इन जितने भी अब लड़ने जा रहे हैं जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएज है, तो लोग उनको सबक सिखाएंगे। सर, ऐसी चुनौती तो महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं। नारायण राणे कह रहे हैं कि अब सरकार बीजेपी बनाएगी। इसी तरह की जो आशंका है वो वहां भी है। मैं महाराष्ट्र के बारे में बात करने नहीं बैठा, मैं कर्नाटक के लिए बैठा हूँ, कर्नाटक की बात। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कर्नाटक की एक राज्यसभा सीट के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांग्रेस रुकन के सी राममूर्ति की राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई है। केसी राममूर्ति ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन पोलिंग के इख्तिताम पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। मुस्ताफी रुकन केसी राममूर्ति की मियाद 25 नवंबर 2022 में खत्म होनी थी, ताहम उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हुए राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। गुलबर्गा एयरपोर्ट से 22 नवंबर को परवाजों का आगाज हो जाएगा। 22 नवंबर को पहला कमर्शियल तैयारा गुलबर्गा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और बेंगलुरु के लिए परवाज भरेगा। और इस खबर से अहलियान गुलबर्गा में काफी खुशी भी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। गुलबर्गा एयरपोर्ट से उड़ान भरने का ख्वाब हैदराबाद कर्नाटक के अवाम गुज़िश्ता एक दहाके से देख रहे हैं। 2008 में इस एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा गया था। एक दहा पुराना ये ख्वाब अब कुछ दिनों में शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। स्टार एयर से हुए एक मुआहदे के मुताबिक 22 नवंबर को बेंगलुरु से गुलबर्गा के लिए पहली फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे के आसपास गुलबर्गा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इफ्ताही तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी की भी शिरकत मुतवक्के है। ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಸಿಎಂ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಜನದ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಾಯಿಸಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ನಂದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಯಿಸಿದೆ। ಆದರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। स्टार एयर के मुताबिक अभी शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही बेंगलुरु के लिए परवाजें होंगी। पब्लिक डिमांड पर इसे रोजाना और दूसरे मुकामात तक भी वुसअत दी जा सकती है। 22 नवंबर को पहली फ्लाइट से बेंगलुरु जाने के लिए कई एक वीआईपीज़ के अलावा अवाम ने भी टिकट बुक करवाए हैं। अवाम में इस ताल्लुक से काफी जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। इससे काफ़ी फ़ायदे हैं, दूरियां जाके नज़दीकियां हो जाएंगे और जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल करीब हो जाएगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक के दौर में जो टाइम 2 दिन में पहुंचते थे ट्रेन से, उस एयरपोर्ट में खाली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। कि गुलबर्गा की तरक्की एयरपोर्ट की वजह से और दिन रात चौगनी दुबाला हो जाएगी। फायदे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट आएंगे। गुलबर्गा बेईमानी का जो पायतख्त था सल्तनत, उसको देखने के लिए लोग अच्छा है, इसके लिए अच्छे होटल्स खुलना चाहिए उसके आसपास और वीकली पूरे फ्लाइट्स चलना चाहिए। बताया जाता है कि कई एक एयरलाइंस गुलबर्गा एयरपोर्ट से सर्विसेज देने के लिए कतार में है। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फ्लाइट्स ऑपरेटर्स से गुलबर्गा से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, शिरडी और कोलकाता के लिए भी परवाजें शुरू करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
बेंगलुरु की कुदूस साहब ईदगाह में मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 3 रोज़ा रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कर्नाटक और दीगर रियासतों के वालिदैन अपने बच्चों के साथ बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। इस प्रोग्राम में लड़के लड़की की तालीमी लियाकत, मुलाजमत और तिजारती पेशे के लिहाज से अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। तलाकशुदा और दूसरी शादियों के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया है। लड़का और लड़की का इंतखाब होने के बाद वालिदैन इसी मुकाम पर आपस में बातचीत करके रिश्ता तय कर सकते हैं और सबसे अहम बात कि ये तमाम खिदमत मुफ्त अंजाम दी जा रही है। कर्नाटक में हिंदू बरादरी के मारूफ मजहबी रहनुमा श्री पेजावर स्वामी ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। पेजावर स्वामी कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत ने दोनों मज़ाहिब के मजहबी जज्बात को बरकरार रखा है। एक तरफ मुतनाज़ ज़मीन राम मंदिर के लिए दी गई है तो दूसरी तरफ मस्जिद की तामीर के लिए जगह देने की हुकूमत को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला से आने वाले दिनों में फ़िरक़वाना हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें मुसलमानों के कारनामों, कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर रही हैं। बेंगलुरु में उलमाए कराम और मुशाइकीन की कॉन्फ्रेंस में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। मुसलमानों के सुलगते हुए मसाइल, हुकूमतों की पॉलिसियां, नफरत और फिरका परस्ती का मुकाबला, इन तमाम उमूर पर गौर खौज करने के लिए बेंगलुरु में फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दूसरा इजलास साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम की सदारत में हुआ। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन की सरपरस्ती में ये अहम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। NRC, कौमी तालीमी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक का मसला, अयोध्या का फैसला, हजरत टीपू सुल्तान पर जारी सियासत, इस तरह कई मसाइल पर खुलकर बहस हुई। इजलास के जरिए ये पैगाम दिया गया कि मस्जिद और दरगाहों को मरकज बनाकर मुसलमानों को बेदार किया जाए। मस्जिद, उलेमा इकराम, मशाइखीन, इन लोगों सेंटर्स बना के ये इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जितना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और सही इस्लाम का जो है मैसेज बार बार जो है समाज में देते रहना। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि तालीम, सियासत, मईशत में मुसलमानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। मुल्क के सेक्युलर शिराजा को टूटने से बचाना होगा। इस्लाम के सही पैगाम